हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से केस बेस्ड क्वेश्चंस। इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देखा, इस चैप्टर से एमसीक्यूज को हमने देखा, इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट लॉन्ग, और आज हमें देखना है केस बेस्ड क्वेश्चंस को। कहने का मतलब है कि ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर से आखिरी लेक्चर होने वाला है, और इस आखिरी लेक्चर में हम कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और इसको समझेंगे कि अगर ऐसा कोई केस है तो फिर क्या हो सकता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल जो हैं हमसे पूछे गए हैं इस वाले क्वेश्चंस की सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है एक नजर डालेंगे। तो पहला सवाल हमसे कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। तो कहने का मतलब है कि एक पैराग्राफ हमें दिया गया है, कुछ केस है इस पैराग्राफ के अंदर, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमसे कुल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन 5 में से हमें किन्हीं 4 का आंसर करना है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम 4 को नहीं करके हम पूरे के पूरे 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भले ही क्वेश्चन हमसे कहता है कि 4 को सॉल्व करो, लेकिन यहां पर हम पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ को रीड करते हैं कि भाई हमसे क्या बोला जा रहा है इस बेहतरीन से सवाल में। तो कहता है कि प्रशांत वांटेड टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए पी प्लांट। तो प्रशांत साहब के अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा जागी, और जागी ऐसा कि वो बोल रहे हैं कि पी प्लांट के जीनोटाइप को वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब प्रशांत वांटेड टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए पी प्लांट बियरिंग पर्पल कलर्ड फ्लावर। तो पर्पल कलर फ्लावर है इन हिज किचन गार्डन, उनके किचन गार्डन में पर्पल कलर्ड फ्लावर है, उस पे ये करना चाहते हैं। फॉर दिस ही क्रॉस्ड पर्पल फ्लावर्ड प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर्ड। ठीक है, तो पर्पल के लिए अगर हम यहां पर कैपिटल W का यूज करते हैं, और फिर यहां पर पर्पल के लिए अगर हम इस तरीके से यूज कर दें, और व्हाइट के लिए अगर हम ये W स्मॉल में यूज कर लें, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इसने क्रॉस करवाया। और फिर कहता है कि एज ए रिजल्ट के तौर पे उन्हें क्या मिला, इस दोनों के बीच जब उन्हें क्रॉस करवाया उसने, प्रशांत ने, तो कहता है कि एज ए रिजल्ट ऑल प्लांट्स विच वेर प्रोड्यूस्ड हैड पर्पल फ्लावर्ड। अब यहां पर क्या हुआ, इसने गैमेट के रूप में क्या दिया, तो इसने गैमेट के रूप में W और W दिए, इसने गैमेट के रूप में छोटा w और छोटा w दिया। इसको कुछ इस तरीके से अगर सजाया गया, इस तरीके से सजाया गया विद की कैपिटल W एंड कैपिटल W, और यहां पर स्मॉल w और स्मॉल w, तो यहां आया कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल, ऐसा कोई चीज उसे देखने को मिला। और एज ए रिजल्ट चूंकि ये पर्पल था, ये वाला कंडीशन इट वाज पर्पल, और ये व्हाइट की कंडीशन थी, और ये चीज हमें समझ में आ रहा है कि चूंकि ये पर्पल जो है यहां पर डोमिनेंट हो जाएगा और ये व्हाइट जो है यहां पर रेसेसिव हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि कैपिटल W बता रहा है कि यहां पर ये पर्पल जो है वो डोमिनेंट है और ये व्हाइट जो है वो रेसेसिव है। इतना बात क्लियर है, काफी बेसिक सी चीज है। यहां पर जो हमें केस मिलता है ये बता रहा है कि पूरे के पूरे 4 जो हैं ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे, तो ये चारों के चारों यहां पर पर्पल होने वाले हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है यहां तक अभी के लिए। ठीक है, हमने कहां तक रीड किया इसको, प्रोड्यूसेस हैज पर्पल फ्लावर्स ओनली, सिर्फ पर्पल फ्लावर थे। फिर कहता है कि अपॉन सेल्फिंग दीज प्लांट्स, अब इनको उसने क्या किया, सेल्फिंग करवाया। 75 पर्पल फ्लावर प्लांट्स एंड 25 व्हाइट फ्लावर प्लांट्स वेयर प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा इसने कुछ किया कि इसकी सेल्फिंग करवाई, दैट इज कैपिटल W स्मॉल w को क्रॉस करवाया कैपिटल W स्मॉल w के साथ। तो अगेन अगर हम पनेट स्क्वायर पे इसको सजाते हैं कुछ इस तरीके से, तो एज ए रिजल्ट गैमेट के रूप में यहां पे कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है, ये कैपिटल है ये वाला। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल W स्मॉल w, इसमें स्पेस की कमी है,
तो कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं और साइड में इधर ऊपर बनाते हैं। यहाँ हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस तरीके से यहाँ पनेट स्क्वायर बना रहे हैं तो यहाँ पर है कैपिटल W स्मॉल w और यहाँ पर भी है कैपिटल W स्मॉल w। तो यहाँ पर आ जाएगा सर क्या, तो कैपिटल W, यहाँ आ जाएगा कैपिटल W स्मॉल w। इधर वाले की बात करें तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल W और स्मॉल w और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल और स्मॉल, ये दोनों आ जाएंगे। ये तीनों पर्पल दिखाने वाला है, मतलब 1 2 3 ये दिखाएगा कि फ्लावर जो है वो पर्पल है, तो मतलब 75% आर पर्पल। और अगर हम 25% की बात करें तो वो व्हाइट हो जाएगा। यहां पर परसेंट में नहीं दिया है, लेकिन यहां पर चूंकि 100 टोटल 100 फ्लावर्स हैं, 75 और 25, तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। फिर कहता है कि नाउ ही कैन डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए पर्पल फ्लावर प्लांट बाय क्रॉसिंग इट विथ ए व्हाइट फ्लावर प्लांट। और अब क्या कह रहा है कि नाउ ही कैन डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ पर्पल फ्लावर प्लांट। तो जो पर्पल फ्लावर प्लांट था इसके पास, जो इसके पास पहले से था, दैट इज कौन सा था, तो ये WW था इसके पास, ये वाला था। इसका जीनोटाइप ये निकाल सकता है विथ व्हाइट फ्लावर प्लांट। तो व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ इसको क्रॉस करवाएगा, दैट इज इस वाले केस के साथ, और उसके बाद ये पता इसे चल जाएगा कि ये कौन सा था, इसका क्या था जीनोटाइप। फिलहाल यहां तक की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस हमसे क्या पूछे गए हैं इसके। ये तो इंफॉर्मेशन था हमारे पास, ये रहे कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो फिलहाल हम क्वेश्चंस के डिमांड को पूरा करते हैं, इसको इरेज करते हैं इतने से पार्ट को, और फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा कि अगर हम इसको भी हटा दो, क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम द क्रॉसेस डन बाय प्रशांत। तो कह रहा है कि यहां पर कुछ 4 ऑप्शंस है हमारे पास, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर इन सारे की और हम डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि जब मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में बताया था, मतलब कहने का कि हम कह सकते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, तब उन्होंने ये चीज लिया था, ये वाले 2 लॉज दिए थे। इस वाले केस की बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की कहानी थी। कहने का मतलब है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की यहां पर कहानी थी, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में उन्होंने यहां से बताया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम द क्रॉसेस डन बाय प्रशांत। तो इसमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो प्रशांत ने जो अभी जो एक्सपेरिमेंट किया है, अभी जो उसने काम किया, अभी जो उसने क्रॉसेस परफॉर्म करवाए हैं, उसको करने के बाद इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको डेराइव नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत ने जो अभी किया है वो कुल मिला के दिख रहा है कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की कहानी है। सो हम कह सकते हैं यहां पर कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ये वाला चीज जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है डेराइव किया जाना। तो ऑप्शन सी जो है ये हो जाना चाहिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर। एक बार करते हैं इसको क्रॉस चेक कि क्या ऑप्शन सी ही होगा। तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, जस्ट बिकॉज कि ये अगर प्रशांत ने किया होता डाई हाइब्रिड क्रॉस तो हम कह सकते थे कि हां अब वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डेराइव कर सकता है, बता सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। इतना समझ में आया। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, इसी पैराग्राफ से सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है उधर हम चलते हैं। इसको करते हैं इरेज, इतने पार्ट को हम रहने देंगे जस्ट बिकॉज इसी से पूरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो इतने पार्ट को हम रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट। तो पर्पल फ्लावर्ड प्लांट के जीनोटाइप को पता करने के लिए प्रशांत क्रॉस दिस प्लांट विद अ व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। ठीक है, प्रशांत ने इस पर्पल फ्लावर को, ये जो पर्पल फ्लावर था, इस पर्पल फ्लावर के जीनोटाइप को पता करने के लिए इसने इसको क्रॉस करवा दिया व्हाइट फ्लावर प्लांट से। ठीक है, व्हाइट फ्लावर प्लांट की अगर हम बात करें तो हम यहां जान रहे हैं कि हम यहां पर ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट की तरह ये काम कर रहा है।
तो दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स ए। तो इस तरीके के क्रॉस को हम जानते हैं कि टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है, तो इस हिसाब से इसको टेस्ट क्रॉस हो जाना चाहिए था। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह भी दिख रहा है। यहां पर कुछ ऑप्शन है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस तो ये किसी तरीके से नहीं है, रेसिप्रोकल क्रॉस भी नहीं है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी नहीं है, और इस तरीके के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन ए को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक हम करेंगे हर बार की तरह, तो इस बार भी हमें पता चल रहा है कि क्रॉस चेक में हम बिल्कुल सही हैं और ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी आप हर बार की तरह स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर अपने हाथों से लिख सकते हो, चूंकि चीजें याद रहती हैं उससे। तो फिलहाल इसको ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं इसी पैराग्राफ से तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको करेंगे हम इतने दूर को इरेज और फिर छोड़ देंगे इतने पार्ट को, जस्ट बिकॉज कि इसी से पूरा क्वेश्चन जुड़ा है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है क्या, तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, तो बात की जा रही है व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट की, तो यहां पर स्मॉल w और स्मॉल w की कहानी है। एलील्स इज एक्सप्रेस्ड इन, तो इन में बोला जा रहा है एलील्स कैसे होंगे। तो पहला है कि हेटेरोजाइगस कंडीशंस ओनली, होमोजाइगस कंडीशंस ओनली, F3 जनरेशन, बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो चूंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जब पर्पल इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव, तो पर्पल का जो कैपिटल W है, ये जब कैपिटल W के साथ जाएगा तो ये पर्पल बनाएगा, और ये वाला केस जो है दैट इज द होमोजाइगस केस। ठीक है, लेकिन जब ये पर्पल होमोजाइगस होने का एक और केस है दैट इज स्मॉल w एंड स्मॉल w, और ये भी होमोजाइगस होगा, लेकिन इन दिस केस इट विल बी व्हाइट। ठीक है, इन दिस केस ये पर्पल हो जाएगा। लेकिन जब एक और हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब कैपिटल W स्मॉल w के साथ जाएगा, तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें याद करना है, और मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे यह कहता है कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उस वक्त एक जो है वो दूसरे पर डोमिनेंट होगा और एक को रिसेसिव होना पड़ेगा। जो डोमिनेंट होगा वो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, वो उसके फिनोटाइप को डिसाइड करेगा, तो इन दिस केस इट विल बी आल्सो पर्पल। ठीक है, तो ये तीन केस हो सकते हैं, या तो स्मॉल w रहे, या फिर कैपिटल W रहे, या फिर कैपिटल W और स्मॉल w एक साथ रहे। तो ये दो होमोजाइगस के केस और ये हेटेरोजाइगस का केस है, कुल मिला के ये पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं। और हमसे क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट फ्लावर प्लांट जो है वो कैसा हो सकता है। तो व्हाइट होने का एक ही केस है कि वो होमोजाइगस हो जाए, तो क्या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाएगा, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसको नहीं जा सकता है, क्योंकि हेटेरोजाइगस जब भी होगा तो फ्लावर हमें पर्पल देखने को मिलेगा। फिर कहता है होमोजाइगस कंडीशन, तो हाँ ये हमारा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाना चाहिए कि होमोजाइगस कंडीशंस में ही ये पॉसिबल है। क्या ये F3 जनरेशन में पॉसिबल है या फिर बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हमें ये बता रहा है कि यही पॉसिबिलिटीज हैं इसके होमोजाइगस होने की, मतलब कि इसके व्हाइट फ्लावर्ड होने का यही कंडीशन है कि उसको होमोजाइगस होना होगा विथ स्मॉल w एंड स्मॉल w, जो कि रेसेसिव है। यहां पे काफी ज्यादा आसान, इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं इसी से इसके चौथे सवाल पे कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, एंड हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो इसी बात के साथ, इसी अच्छे बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे चौथा सवाल हमसे क्या बोला जा रहा है। इसके फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो चौथा क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि द कैरेक्टर दैट इज पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर्स दैट अपीयर्ड इन द फर्स्ट फीमेल जनरेशन इज कॉल्ड। ओके, कह रहा है कि कैरेक्टर है दैट इज की पर्पल कलर फ्लावर जो है दैट अपीयर्ड इन द फर्स्ट फीमेल जनरेशन। बिल्कुल हमें दिख रहा है कि ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये इनके F1 जनरेशन है, ये इनके F1 जनरेशन। ठीक है, अब कह रहा है कि दैट अपीयर्ड इन द फर्स्ट फीमेल जनरेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या हम इसे रेसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानेंगे, या फिर हम इसे डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जानेंगे,
या फिर इसे हम लोग होलैंड्रिक कैरेक्टर के नाम से जानेंगे, या फिर इसे हम लोग लीथल कैरेक्टर के नाम से जानेंगे। तो हमने अभी अभी देखा कि जब ये मौजूद है पर्पल इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव, तो ये दोनों जब आपस में मिल रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो पर्पल है वो डोमिनेट कर रहा है, ये अपना असर दिखा रहा है। सो पर्पल इज डोमिनेंट कैरेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी को हो जाना चाहिए करेक्ट। एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो क्रॉस चेक में पता चलता है बिल्कुल ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर इसी के जगह अगर यहां पर्पल कलर ना लिख करके अगर यहां पर लिखा होता व्हाइट कलर तो हम इस वाले ऑप्शन को टिक करते, लेकिन फिलहाल कंडीशन कुछ ऐसा है कि हमसे पर्पल के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी ज्यादा आसान है। अब हम चलते हैं इसी पैराग्राफ से इसके 5वें सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो इसके 5वें सवाल पे अगर हम आते हैं तो 5वां सवाल हमसे पूछ रहा है कुछ असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। असर्शन रीजन सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। अब हम किस ऑप्शन को टिक करें हमें यह समझ में नहीं आता, तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ऑप्शन ए को हम तब टिक करते हैं जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही होता है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। ऑप्शन बी को जब हम टिक करते हैं तब हमें यह ध्यान देना होता है कि असर्शन और रीजन दोनों को सही होना होगा और कहीं से रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए। ऑप्शन सी को तब हम टिक करते हैं जब असर्शन हमारा सही है और रीजन जो दे रखा है, रीजन वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करते हैं। और ऑप्शन डी को तब हम टिक करते हैं जब असर्शन और रीजन दोनों के दोनों गलत हो। तो ये से कुछ कंडीशंस हैं, अब एक एक करके इन असर्शन और रीजन दोनों को पढ़ते हैं। तो असर्शन कहता है कि ए जेनेटिसिस्ट मतलब एक जेनेटिक के ऊपर स्टडी करने वाला साइंटिस्ट cross two plants and he obtained 50% purple flower plants and 50% white flower plant। इसने कुछ ऐसा क्रॉस करवाया जिसके बाद इसमें कंडीशन देखने को मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं तो 4 में इन्हें 2 जो है वो पर्पल दिख रहा है और 2 जो है सर इसमें व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, चलिए मान लिया ये सही हो सकता है। अब ऐसा कह रहा है कि पर्पल कलर्ड फ्लावर प्लांट माइट बी हेटेरोजाइगस, तो रीजन इसमें बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पर्पल कलर्ड फ्लावर जो है वो हेटेरोजाइगस हो। तो पर्पल कलर्ड फ्लावर को हेटेरोजाइगस हम बना दें, तो ऐसा करके हम एक क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं। तो पर्पल कलर के लिए जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो मतलब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की कहानी है और इसको क्रॉस करवाया गया है विथ 2 प्लांट्स एंड ऑब्टेन्ड पर्पल फ्लावर, और इसको अगर क्रॉस करवाया गया स्मॉल डब्ल्यू के साथ, ऐसा कुछ केस हो सकता है। पनेट स्क्वायर से पूछते हैं कि सर क्या हम इस पे काम कर सकते हैं, तो पनेट स्क्वायर ने बोला बिल्कुल काम करो और स्टडी करो क्या है। तो यहाँ है स्मॉल डब्ल्यू लिखा, यहाँ लिखा कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ लिखा स्मॉल डब्ल्यू। इस वाले केस में दिखता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहां दिखता है स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। तो ये कंडीशन हमें बता रहा है कि यहां पर पर्पल जो है सब पर्पल यहां पे 4 हैं और यहां पर जो व्हाइट का कंडीशन है ये व्हाइट फ्लावर भी जो है ये 4 हैं, सॉरी टोटल 4 हैं और ये दोनों कितने हैं, ये 2 और 2 हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि 50% पर्पल है 50% व्हाइट है जो हमारे असर्शन में दे रखा है, और रीजन में बताया कि पर्पल कलर फ्लावर जो है वो हेटेरोजाइगस हो सकता है। तो हमने पर्पल कलर को यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में ला करके देखा तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल ये जो रीजन दे रखा है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन ए को टिक कर देना चाहिए। तो हम ऑप्शन ए को कर देते हैं टिक और क्रॉस चेक करते हैं क्या कि सही में हमारे ये ऑप्शन ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे हिसाब से ऑप्शन ए को सही होना चाहिए और ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। और प्रूफ के दौर पर हमने यहां पर पनेट स्क्वायर बनाया, क्रॉस करवाया, हमने ऑफस्प्रिंग्स निकाले, हमने अपने रिजल्ट को स्टडी किया और फिर जाकर के हमने इसे टिक किया। तो कहीं से ऐसा जो बोला जाता है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं और हम उसके बाद एक्सपेरिमेंट इस तरीके की चीजें करके हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। कहीं से भी इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे रखा है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई और ऐसा ऐसा हमें प्रोडक्ट मिला।
इसके बाद बोल रहा है रीजन में कि हो सकता है कि ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन अगर है तो उसको अप्लाई करके हम यहां पर पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। पनेट स्क्वायर बना लेने के बाद अगर हमारा रिजल्ट जो है वो असर्शन की तरह दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि रीजन बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर रीजन में अगर ऐसा जो कुछ लिखा है अगर ये चीजें नहीं आती तो हम कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो यहां पर हम चीजों को अगर समझ जाते हैं तो हम आंसर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से किया हमने पहले सवाल को कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल लो, किसी तरीके का डाउट है तो वो पूछ सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारे सामने एक पैराग्राफ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा। कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। तो अगेन वही चीज है, एक पैराग्राफ है हमारे सामने। इसके लिए हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड और हमें बोल रहा है कि चलो किन्हीं 4 का तुम जवाब दे दो। लेकिन हम यहां पर 4 का नहीं, हम बिल्कुल ही 5 पूछे गए हैं तो पांचों के पांचों का जवाब देंगे और फिर सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंडीशंस यहां पर पॉसिबल है। तो यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है, अगर हम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। तो पैराग्राफ हमसे क्या कह रहा है एक नजर डालते हैं। तो कहता है कि हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। तो हीमोफीलिया की खास बात यह है कि हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि अगर माइनर कट भी लग जाता है बॉडी के किसी पार्ट में तो फिर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होते रहता है। जस्ट बिकॉज कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिन फैक्टर्स को एक्टिव होना होता है इन दीज पेशेंट्स वो सारी चीजें क्या बोलते हैं उसको, वो सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। तो उस केस में क्या है कि ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता और फिर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड का नुकसान हो जाता है। तो ये चीज लिखा है कि इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जान रहे हैं। As the patient will continue to bleed even from a minor cut, जो भी हमने डिस्कस किया, since he or she does not possesses the natural phenomenon of blood clotting due to absence of चीजें क्या क्या एब्सेंट रहती हैं, that is anti hemophilic globulin, factor 8 and plasma thromboplastin, factor 9 essential for it, जो ब्लड क्लॉट करने के लिए बेहद जरूरी है। फिर कहता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से पेशेंट में डाई ऑफ ब्लड लॉस, तो इतना ज्यादा ब्लड लॉस भी हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है बॉडी से बाहर वो रुकता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जब ब्लड की कमी हो जाती है तो फिर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। यहां पर हो गया एक पैराग्राफ। फिर यहां पे कुछ कलर ब्लाइंडनेस लिखा है, तो यहां पर एक हीमोफीलिया के बारे में यहां पर कुछ डिस्कशन किया गया। अब चूंकि आ चुका है कलर ब्लाइंडनेस, तो हम कलर ब्लाइंडनेस को फिर से यहां पे देखते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कह रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो ये भी सेक्स लिंक्ड ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो इन विच इज द आई फेल्स टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है सब कि इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि जो रेड और ग्रीन कलर हैं इसमें हमें डिफरेंस नहीं पता चलता। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज दिखाई ही नहीं देगी, बस ये है कि रेड और ग्रीन कलर जो है इसमें फर्क नहीं पता चल रहा होता है कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर में दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लाइंड ही है वो पर्सन, जस्ट कलर में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है उसके लिए। कहता है कि विजन इज हाउएवर नॉट अफेक्टेड एंड द कलर ब्लाइंड कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ रीडिंग राइटिंग एंड ड्राइविंग डिस्टिंग्विश ट्रैफिक लाइट्स बाय देयर पोजीशंस। तो ये नॉर्मल लाइफ वो जीते हैं, बस इन कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, दिस वॉज द समथिंग अबाउट हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। समझ गए हम। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो एक इंफॉर्मेशन था समथिंग अबाउट हीमोफीलिया एंड समथिंग अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। ओके, अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ ए हीमोफीलिक मैन मैरीज ए वुमेन। तो एक हीमोफीलिक मैन है, तो इसको समझने के लिए याद है हमने पेडिग्री एनालिसिस देखा था। पेडिग्री एनालिसिस के मदद से अगर हम इन चीजों को स्टडी करने जाएं
तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सारी स्टडी इतनी ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कि हमारा आंसर खुद ब खुद मिल जाता है हमें। तो कह रहा है कि ये हीमोफिलिक मैन है जिसने शादी की एक वुमेन से हुज फादर वाज हीमोफिलिक। ओके, तो यहां पर कुछ ऐसा कंडीशन है कि वुमेन के फादर जो थे वो हीमोफिलिक थे। कहने का मतलब हम ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा पेडिग्री एनालिसिस हम बनाते हैं, ठीक है, और यहां से निकल करके आती है एक वुमेन। अगर हम इसको ऐसे ऐसे कलर कर दे तो समझ जाना चाहिए कि ये हीमोफिलिक है और इसने एक हीमोफिलिक मैन के साथ फिर से शादी कर ली, ठीक है, इसने शादी कर ली और ये भी हीमोफिलिक है, ठीक है। तो हीमोफिलिक मैन मैरीज ए वुमेन हुज फादर वाज हीमोफिलिक एंड मदर वाज नॉर्मल, और इनकी मदर जो है वो नॉर्मल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द प्रोजेनीज। अब इसके प्रोजेनी की बात करते हैं। तो इसके प्रोजेनी के लिए हम एक कंडीशन बनाते हैं कि 4 ऑफस्प्रिंग्स को रखते हैं। 4 को इसलिए हम रखते हैं कि एक हम फीमेल बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं मेल, एक और बना लेते हैं फीमेल और एक और बना लेते हैं मेल, ठीक है। फादर साहब अगर हीमोफिलिक है तो फादर को जरूर है कि यहां पर फादर के बारे में लिखे तो यहां पर XH और Y लिख देते हैं। ये H लिखने का मतलब ये बता रहा है कि ये हीमोफिलिक है। ये जो है मदर इज नॉर्मल, तो इनको सिंपली X और X लिख के हम काम चलाएंगे, ठीक है। ओके, अगर इस वुमेन की अगर हम बात करें तो ये वुमेन भी अगर नॉर्मल है तो यहां पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं X एंड X। ये अगर अफेक्टेड है तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस एंड दिस, ठीक है। ओके, सो इस वाले केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि एक तो X इसको फादर से मिल रहा होगा तो ये शी इज द कैरियर, यहां पर ये समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करें तो अगर इसका ये वाला कंडीशन, ये वाला X आता है और इसका एक ये X आ सकता है। इस वाले में बात करें तो इसमें एक फादर से आ सकता है और एक मदर से आ सकता है। इस वाले केस में बात करें तो ये X और H आ सकता है, या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि X, H और Y इस तरीके से आ सकता है। ये पेडिग्री एनालिसिस हमारा ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो चुका है। तो ये XH अगर यहां से आता है, यहां से X नॉर्मल आएगा और यहां से ये Y, तो ऐसा कुछ कंडीशन बन सकता है, ठीक है। ये 4 कंडीशन है। तो ये जो होंगी इसकी अगर बात की जाए तो शी इज अ कैरियर, ये कैरियर है। इसकी बात की जाए तो सर ये नॉर्मल दिख रहा है बाहर से। इसकी बात की जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पूरा का पूरा इसको हीमोफिलिक होना पड़ेगा। तो इसकी बात की जाए तो ये नॉर्मल ना होकर के ये क्या हो जाएंगी, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, और इसकी बात की जाए तो ये भी अफेक्टेड है, ठीक है। ये कंडीशन है। अब एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स 50% डॉटर्स आर कैरियर एंड 50% आर हीमोफिलिक। तो क्या ये बता रहा है कि 50% जितनी डॉटर है, 2 डॉटर हैं, तो उसमें से एक कैरियर है और एक जो है वो हीमोफिलिक है। ये कुछ सही लग रहा है हमें। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ऑल द डॉटर्स आर हीमोफिलिक। तो क्या सभी डॉटर्स हमें हीमोफिलिक दिख रही हैं? तो सभी डॉटर्स हीमोफिलिक नहीं दिख रही हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ऑल सन्स आर हीमोफिलिक एंड ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल। सारे जो लड़के हैं वो हीमोफिलिक हो जाएंगे और सारी लड़कियां जो हैं वो हीमोफिलिक नहीं होंगी। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। फिर कहता है कि ऑल सन्स आर नॉर्मल, जितने भी सन हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। अफेक्टेड है तो हम इसे भी कलर करेंगे इस तरीके से। तो कह रहा है कि ऑल सन्स आर नॉर्मल, सारे सन नॉर्मल हैं, ऑल डॉटर्स आर कैरियर, और सारी कैरियर है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा सही। इसको करते हैं हम एक बार क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक करने से पता चलता है बिल्कुल हमारे ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसको फिलहाल आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। हमने देखा कि एक ये कोई ये जो पेरेंट्स हैं इसमें से फादर साहब हीमोफिलिक हैं, मदर नॉर्मल हैं, इसके हस्बैंड हीमोफिलिक हैं, तो ऐसी कंडीशंस हुई। पेडिग्री एनालिसिस ने हमें सब कुछ साफ साफ बता दिया। तो फिर हम आगे चलते हैं इसी पैराग्राफ से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो इसी के हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट में हमसे बोल रहा है कि ए मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। ठीक है, एक कोई बंदा है, एक कोई मैन है जिसके फादर साहब कलर ब्लाइंड है। कहने का मतलब है कि फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो एक अगर हम ऐसा कोई क्रॉस बनाएं, इसको अगर हम इसके साथ अगर हम इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं तो फादर को यहां पर कह रहा है कि कलर ब्लाइंड है।
कि मतलब यहां पर x और y की कहानी है, तो फादर के ऊपर यहां पे x के ऊपर c लगा दो कि मतलब ये कलर ब्लाइंड है। एंड मदर वॉज नॉर्मल, एंड मदर वॉज नॉर्मल, तो ये नॉर्मल मदर है x और x। तो यहां से ये कहानी यहां पर नीचे आने वाली है ऐसे। तो मैन हु फादर वॉज कलर ब्लाइंड एंड मदर वॉज नॉर्मल मैरिज ए वुमेन हुज फादर वॉज हीमोफिलिक। अब यहां पर एक और केस है, यहां पर एक और केस है, एक और केस है कि इस वाले केस में इससे एक डॉटर आई है, जिस डॉटर में एक्स और वाई ये फादर साहब हीमोफिलिक हैं और ये मदर क्या है, फादर वॉज हीमोफिलिक एंड मदर वॉज नॉर्मल, और ये मदर जो है ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ है। ठीक है, मान लिया सब। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर देयर प्रोजेनीज। अब इसके प्रोजेनीज की बात करें तो क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि यहां से चूंकि ये जो होगा दिस इज नॉर्मल एक्स एंड वाई, इसको नॉर्मल एक्स एंड वाई होना पड़ेगा। इस वाले केस में होगा क्या, इस वाले केस में यहां पर x और x, तो मदर वाला x नॉर्मल है बट फादर वाला x जो है दैट इज द हीमोफिलिक। ठीक है, फादर वाला जो है दैट इज हीमोफिलिक। अब यहां पर बनाते हैं हम इनके बच्चों की कहानी। तो बच्चे की कहानी बनाने के लिए हम अगेन यूज करेंगे चार। चार हम इसलिए यूज करते हैं कि दो मेल और दो फीमेल्स को हम बना सकें। तो दो मेल्स और दो फीमेल्स अगर बनाते हैं हम, तो हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं वो मिल जाता है। फिलहाल ये बता रहा है कि ये कैरियर है फॉर कलर ब्लाइंडनेस, शी इज नॉर्मल। ये जो बंदा है ये नॉर्मल है। इसके फादर की बात की जाए तो ये फादर हीमोफिलिक है एंड इसकी मदर नॉर्मल है एंड शी इज द कैरियर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कैरियर है हीमोग्लोबिन की, यहां पर ये दिखा रहा है। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, अगर इसका एक्स अगर उसके ये वाले एक्स से मिलता है तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, दैट इज शी इज द कैरियर। मेल की बात करें तो वाई यहां पर है, लेकिन एक्स अगर ये वाला आके मिल जाए, यहां पर अगर ये एक्स आकर के मिल जाता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक्स एच एंड वाई की कहानी अगर आकर के मिलती है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये अफेक्टेड है। ये क्या है, ये अफेक्टेड है। किस चीज से अफेक्टेड है, तो ये हीमोफीलिया से अफेक्टेड है। इस वाले केस की बात करें तो अगर नॉर्मल एक्स इसका और उसका अगर नॉर्मल एक्स आकर के मिलता है तो शी इज नॉर्मल, बट ये शी इज द कैरियर। इसके नीचे लिख ही देते हैं शी इज कैरियर। इसकी बात की जाए तो शी इज नॉर्मल। अगर इस वाले केस में बात की जाए, अगर इसका नॉर्मल एक्स अगर इसके वाई के साथ आकर के मिलता है तो ही इज नॉर्मल। ये वाला कंडीशन है। अब एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और कौन सा इसके पे सुटेबल सही बैठ रहा है। तो कहता है कि 25% फीमेल प्रोजेनीज कैरी द जीन ऑफ बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की कहानी आ गई और हमें यहां पर कलर ब्लाइंडनेस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहां पर या तो एच कैरियर ऑफ हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, नॉर्मल है या तो नॉर्मल है। तो मतलब हीमोफीलिया की कहानी है बट कलर ब्लाइंडनेस कहीं नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहां पर दूसरे में भी कुछ कलर ब्लाइंडनेस की बात की जा रही है, दैट इज 25% मेल प्रोजेनिस कैरी ओनली द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो ये भी गलत है। फिर कहता है कि 25% ऑफ फीमेल प्रोजेनिस कैरीज ओनली द जीन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी हमसे कहता है कि 25% मेल प्रोजेनिस एंड 25% फीमेल प्रोजेनिस कैरी दी जीन ऑफ द हीमोफीलिया। तो 25% मतलब ये 4 है, तो ये 25 25 25 25 ऐसे हो गया। तो कह रहा है कि 25% मेल मतलब 25% इन चारों में से एक ये कैरी कर रहा है और एक ये कैरी कर रहा है। तो दैट इज वाई कि एक मेल कैरी कर रहा है और एक फीमेल कैरी कर रहा है। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, ये हमें कुछ सही बैठ रहा है। और ये किसके हैं, तो हीमोफीलिया के ये दोनों कैरियर्स हैं। ये दोनों के पास हीमोफीलिया है, इन दोनों के पास हीमोफीलिया के ये कैरियर्स हैं। लेकिन भले ही ये अफेक्टेड हो गया है, लेकिन अफेक्टेड होने के लिए इसको कैरियर तो होना ही हुआ है ना। सो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, बहुत ही ज्यादा आसान। इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अगर कोई डाउट है मन में तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। सवाल हमारा तीसरा इसी से हमारे सामने है कि बिल्कुल हमने क्रॉस चेक किया तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आ चुके हम अपने तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया से रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब कोई तो 3 है जो सही है और कोई 1 है जो गलत है। तो पहला कह रहा है कि इट इज अ डोमिनेंट डिजीज, ठीक है।
लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा क्या था, हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि रेसेसिव डिजीज है। हमें बिल्कुल क्वेश्चन में पढ़ा ये चीज कि ये जो क्वेश्चन है हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिजीज, तो यहां पर ये चीजें नहीं दी रखी है, लेकिन मैं बता दूं कि ये रेसेसिव डिजीज होता है। तो रेसेसिव डिजीज होने के कारण ये पहला ऑप्शन ही हमें गलत लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं कि सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इट इज ए रिसेसिव डिजीज, तो ऐसा ही रिसेसिव डिजीज है, सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इट इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो बिल्कुल ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सही स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा ये हो जाना चाहिए। एक बार देखते हैं, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ के हम अपने चलते हैं इसके चौथे सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है कि अनूप इज हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो अनूप को जो है कलर ब्लाइंडनेस है, दैट मींस कि अनूप के बारे में अगर हम लिखते हैं x और y, तो अनूप के ऊपर लिख दो c, दैट इज कि ये कलर ब्लाइंड है, और इसको ऐसे ऐसे कर दो कलर। ठीक है, मैरिड टू सोनी हु इज नॉर्मल, तो ये सोनी के साथ इसने शादी की और सोनी जो है वो नॉर्मल है, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज द चांस दैट देयर सन विल हैव द डिजीज, अब क्या चांसेस उसके सन के कि वो डिजीज हो जाए। तो इस वाले केस में अगेन हम 4 बनाएंगे, दैट इज एक फीमेल, दूसरा मेल, तीसरा फिर से फीमेल, एंड चौथा इज एक और मेल। ठीक है, ये इसके 4 ऑफ स्प्रिंग्स। फर्स्ट केस में बात करें तो अगर इसका ये कैरियर वाला सी अगर ये इसके साथ मिलता है तो हम कह देंगे कि शी इज ए कैरियर। ठीक है, इसमें बात करें तो ऑलवेज ये अपना y देगा और उधर से नॉर्मल x को आना है, तो इसकी बात की जाए तो नॉर्मल है ये। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो इसका फादर से फिर से यहां से आ जाएगा ये और इधर से आएगा सी, तो इसको फिर से हम कहेंगे कि शी इज द कैरियर। और इसकी बात की जाए तो इस वाले केस में हमें दिख रहा है कि ऑलवेज ये y आएगा और मदर हमेशा बिल्कुल ठीक ठाक x देंगी, तो यहां से हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट इज द चांस ऑफ देयर सन सन विल हैव द डिजीज, तो सन में कितना परसेंट चांस है। तो सन जब भी हमने सन को बनाया है ये अफेक्टेड तो छोड़ो, ये कैरियर भी नहीं है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी हाल में जो सन है, जो मेल चाइल्ड है, उसमें ये डिजीज होने के चांसेस नहीं है सर। तो यहां से हम कहते हैं कोई चांस नहीं है, 0% चांस है। तो क्या 100% बिल्कुल नहीं, 50% बिल्कुल नहीं, 25% बिल्कुल नहीं, 100% 0%, तो बिल्कुल ये 0% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करते हैं इसको, तो बिल्कुल ऑप्शन डी 0% हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये चीज हम अपने मन से नहीं, हम पेडिग्री एनालिसिस के मदद से ये चीज देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन से इसी पैराग्राफ से 5वें सवाल पे। तो 5वां सवाल हमारे सामने आ चुका है, एक बार देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि पेरेंट है, रेफर टू दिस जेनेटिक क्रॉस। ओके, हम रेफर कर रहे हैं इसको। पेरेंट ऐसे ऐसे और ऐसा ऐसा हुआ है, तो यहां पर अगर हम 1 के बारे में लिखें तो 1 के बारे में हमें पता चल रहा है कि XC आ रहा है और इधर से नॉर्मल X, तो मतलब 1 है कुछ ऐसा, दैट इज कि अगर हम बात करें तो ये कैरियर है, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, अगर हम 2 की बात करें तो 2 में हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला केस है और ये हीमोफिलिक है, तो मतलब कि C भी है और H भी है, तो ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस प्लस इसको हीमोफीलिया का भी शिकायत है, दोनों चीजें इसमें। ठीक है, अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 हमसे कहता है कि एक तरफ से इसे नॉर्मल Y और नॉर्मल X आया है, तो X और Y नॉर्मल है, तो इन दिस केस ये नॉर्मल कहानी होगी। ठीक है, और चौथे की बात करें तो यहां पर X और Y, तो यहां पर ऐसा है कि X को H है और Y यहां पर ठीक ठाक है, तो ये सीधा का सीधा कुछ नहीं, हीमोफीलिया का यहां पर केस हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 की कहानी हमें कुल समझ में आती है ये पढ़ने से। अब आगे चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ और उधर देखते हैं कि कौन सा ABCD में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल, तो एक्सेस के कारण हम समझ रहे हैं कि वो फीमेल है। अगर यहां पर हम देखें तो बिल्कुल ये फीमेल्स हैं, ये भी फीमेल्स हैं, ये मेल है और ये भी मेल है। तो कैरियर कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल, तो कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड, तो ये सही लग रहा है हमें, बिल्कुल उससे मैच खाता हुआ।
फिर कहता है कि कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक फीमेल, कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया है और वो फीमेल है, तो कलर ब्लाइंड प्लस हीमोफीलिया वो फीमेल है, तो ये भी कुछ सही लग रहा है हमें। नीचे कहता है कि एक्स वाई मतलब नॉर्मल मेल की कहानी है, तो ये नॉर्मल मेल बिल्कुल है, और वहां पर हीमोफिलिक मेल की कहानी है, तो यहां लिखता है बिल्कुल हीमोफिलिक मेल। तो इस तरीके से हमारा तो यही जो ऑप्शन ए है यही हमें करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ये कलर ब्लाइंड पीपल सीधे सीधे लिखता है, फिर लिखता है हीमोफिलिक फीमेल है, तो यहां पर पूरा एक्यूरेसी नहीं है, नॉर्मल मेल हीमोफिलिक, तो ये पूरा का पूरा एक्यूरेट नहीं है, दैट इज वाई हम इसे गलत करते हैं। अगर हम बात करें तो हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ये ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो ऑप्शन सी दिया था कलर ब्लाइंड फीमेल, तो कलर ब्लाइंड फीमेल, फिर थे कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिक फीमेल, तो ये भी ठीक है, नॉर्मल मेल और फिर से नॉर्मल मेल, तो इस 2 बार नॉर्मल मेल के कारण ये वाला ऑप्शन भी सी भी गलत हो गया। डी की बात करें तो कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल ठीक है, नॉर्मल फीमेल, तो ये नॉर्मल फीमेल कह रहा है, तो ये गलत हो गया, तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारा ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। अगेन वो 5 क्वेश्चन पूछ के हमसे 4 का आंसर का डिमांड करता है। कहता है कि रिलेवेंट प्रोटीन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इज फॉलो। तो हीमोग्लोबिन के पास अल्फा चेन है एंड बीटा चेन दोनों है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है। तो उसके बीटा चेन का एक नॉर्मल सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके दिया गया है, दैट इज वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, इस तरीके से यहाँ तक पूरा 7 तक यहाँ तक कहानी आई है। छठे पोजीशन पे यहां पर ग्लूटामिक एसिड मौजूद है, ठीक है। कह रहा है कि द कोडोन ऑफ द 6th अमाइनो एसिड इज GAG, तो मतलब कि ये जो GLU है सर, इसका मतलब है कि दिस इज GAG, ठीक है, मान लिया आपकी बात। कह रहा है कि द 6th कोडोन GAG म्यूटेट्स टू GAA। कहानी यहां पर क्या हुई कि ये म्यूटेशन हुआ और इस वाले केस में यहां पर GAA के जगह क्या आ गया सर, तो GAA के जगह आ गया यहां पर GAG के जगह पर आ गया GAA, ठीक है। और इस कारण से क्या हुआ, म्यूटेशन X देखने को मिला, तो इस कारण से क्या हुआ, X म्यूटेशन है, यहां पर X म्यूटेशन है। फिर कहता है कि एंड इनटू GUG, और यहां पर एक और कंडीशन है दैट इज GUG की भी कहानी है, और इसको कह रहा है कि म्यूटेशन Y, तो यहां पर Y म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, Y म्यूटेशन है, यहां पर X म्यूटेशन है, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, 2 कहानी है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया है इसके बारे में, तो क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। ये केस है जो क्वेश्चन है हमें बताया। यहां पर ऑप्शन क्या, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब कोई तो 4 करेक्ट है। पहला कहता है कि म्यूटेशन X, मतलब इसकी बात हो रही है, म्यूटेशन X कैरीज नो चेंज इन द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब इसके कारण से किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा इन रेड ब्लड सेल, ऐसा इसका कहना है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो ऐसा क्यों होगा सर, कहता है कि म्यूटेशन X के कारण किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर ग्लूटामिक एसिड को GAG कोड करता है फॉर ग्लूटामिक एसिड, तो आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि GAA भी कोड करता है फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो भले GAG रहे या फिर GAA रहे, दोनों बनाएंगे तो ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। तो चीजें जहां थी वहीं रह गई, तो कोई चेंज नहीं आया, तो स्टेटमेंट हमें कुछ सही लग रहा है, ठीक है। और हमें इनकरेक्ट के बारे में बताना है। फिर कहता है कि म्यूटेशन Y कॉजेस चेंज इन द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो म्यूटेशन Y चेंज करेगा जस्ट बिकॉज की GUG दिस कोड्स फॉर वैलिन, ठीक है, और ये कोड करता है किसके लिए, तो वैलिन, और फिर यहां से सिकल सेल एनीमिया का केस हमें देखने को मिलता है। तो म्यूटेशन Y के कारण चेंज आता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमें सही लग रहा है, तो इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। फिर कहता है कि बोथ म्यूटेशन X एंड Y कॉजेस चेंजेस इन द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल। ये तीसरा ऑप्शन हमसे कहता है कि X और Y दोनों के कारण रेड ब्लड सेल में चेंजेस देखने को मिलेंगे उनके शेप में, तो ये सरासर गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक करके देखें, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया ये कैसे हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया है इसी पैराग्राफ से।
दूसरा सवाल हमसे कहता है कि ड्यू टू म्यूटेशन वाई मतलब ये वाला केस है, म्यूटेशन वाई के कारण आरबीसीज अंडरगोज ऑक्सीजन टेंशन। तो बिल्कुल वैलीन यहां पर चूंकि आ जाता है तो ऑक्सीजन टेंशन देखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि आरबीसी के शेप में चेंज आता है। आरबीसी पहले से बाई कनकेव है तो ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी, ये थोड़ा इलोंगेटेड शेप का होता है और सिकल शेप का बदल जाता है। तो बिल्कुल ये थोड़ा इलोंगेट कर जाता है, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, इलोंगेट करता है। और इलोंगेट करने के बाद ये कैसा, तो ये सिकल शेप में चेंज होता है, ये सिकल शेप्ड में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक करें तो बिल्कुल इलोंगेटेड एंड कर्व ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम चलते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है और हमसे पूछ रहा है कि जीयूजी इज कोड फॉर। तो हमने देखा है कि जीयूजी इज कोडिंग फॉर वैलीन, तो हम नो डाउट वैलीन को यहां पर करेंगे टिक और करेंगे अपने आंसर को क्रॉस चेक। तो बिल्कुल हमारा वैलीन हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने यहीं पर देख लिया है चीजों को, ठीक है। इसको भी करें, आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। और चौथा सवाल हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप शोज डिजीज्ड फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन वाई। तो इस म्यूटेशन वाई के कारण जो वैलीन आ गया है और इसके कारण क्या होता है सर कि इसके कारण हमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का ये केस है, सिकल सेल एनीमिया का ये केस है। अब हमें बताना है इसके जीनोटाइप के बारे में जो डिजीज्ड हो। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो हम जानते हैं कि दैट इज HbA की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉर्मल कंडीशन, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। अगर हम बात करें HbS और HbS की तो हम कहते हैं कि ये जो है ये पूरा हीमोफिलिक कंडीशन है ये। और अगर हम यहां पर देखते हैं कि HbA और HbS ये वाली कहानी है तो हम कहते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि कैरियर है, कैरियर है, ठीक है। तो कैरियर डिजीज है तो जरूर है कि ऐसा कोई ऑप्शन अगर हमारे पास है तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक एक करके मैच करते हैं। तो HbS यही हमें दिख रहा है तो यही हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। HbS की बात करें तो ये कैरियर हो जाएगा तो इसको गलत कर दो। ये नॉर्मल केस है तो गलत कर दो, ये बोथ है NB वाला केस भी गलत हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं तो बिल्कुल हमें समझ में आता है कि ऑप्शन है HbS और HbS जो हीमोफिलिक केस है वो ये हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से हो जाता है ये हमारा करेक्ट आंसर। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। अगर उधर हमसे क्या पूछा गया है तो पांचवा सवाल हमारे सामने आ चुका है। और पांचवें सवाल में कुछ यहां पर इस तरीके से इसको भी इरेज करना पड़ेगा, इसको भी इरेज हम करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक पेडिग्री एनालिसिस के एक पेडिग्री चार्ट बनाया गया है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस है वो हमें रीड करना है। कहता है स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट, इसको स्टडी करना है सिकल सेल एनीमिया एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जीनोटाइप। तो सिकल सेल एनीमिया का यहाँ पर केस है, जहां भी अफेक्टेड है तो ये अफेक्टेड किससे हैं, तो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है। तो हमें पेरेंट्स एज वेल एज जीनोटाइप बताने हैं उनके चाइल्ड के, ठीक है। F1 अगर हम बात करें तो ये हमें पेरेंट्स के रूप में ये दोनों दिख रहे हैं। इस वाले केस की बात करें तो हमें ये F1 दिख रहा है। ये वाले केस की बात करें तो ये कुछ और नहीं, ये F2 है। और F1 की कहानी जो है वो यहां से शुरू है, F1 की कहानी जो है यहां से शुरू है, क्योंकि ये तो कोई दूसरे पेरेंट से आया हुआ कोई इंडिविजुअल है जिससे इसकी शादी हो रखी है, ठीक है। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इसको अगर हम स्टडी करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल है तो कहीं ना कहीं इसमें बात करें और ये चीज है किसी सिकल सेल एनीमिया से, तो हम ये कह सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस पे आते हैं, लीव इट। तो जीनोटाइप की बात करें अगर पेरेंट्स की, तो अगर बच्चे में कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रहा है और पेरेंट्स हमें बाहर से फिनोटिपिकली वो हमें नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन बच्चे में अगर बात किया जाए तो बच्चे अफेक्टेड हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि मेल एज वेल एज फीमेल ये पेरेंट जो हैं ये कहीं ना कहीं कैरियर रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं कैरियर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अगर 100% ये नॉर्मल होंगे तो इनके बच्चे में डिजीज आ जाएगा। तो अगर ये बच्चे में डिजीज आया है इट मींस दैट कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं वो कैरियर रहे होंगे। अब देखो एक फीमेल कैरियर है, एक फीमेल अफेक्टेड है और एक मेल अफेक्टेड है, ठीक है। एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है, तो हमें मानना पड़ेगा कि इन दोनों को क्या होगा, दोनों के दोनों कैरियर यहां पे होंगे।
तो कैरियर होने के लिए हम एक एक करके देखते हैं कैसा। कैरियर होने के लिए हमने देखा था कि HbA और HbA का अगर केस है तो इसमें कहते हैं कि ये नॉर्मल है। अगर HbS और HbS का केस है तो हम कहते हैं कि ये अफेक्टेड हैं। अगर यहाँ पे HbA और HbS का ऐसा केस है तो हम कहते हैं कि कैरियर है। तो जरूर HbA और HbS होना होगा मेल दोनों पेरेंट्स को। तो HbA HbS और HbA HbA, तो ये इसमें क्या है कि एक जो है वो नॉर्मल दिखा रहा है, दैट इज वाई इस ऑप्शन को पहले हम गलत कर देंगे। दूसरे ऑप्शन में HbA HbS HbA HbS, तो ये ऑप्शन कुछ हमारा सही, शायद सही हो सकता है। अभी तक तो ये सही है, आगे सही है या नहीं ये बाद में देखेंगे। फिर कहता है ऑप्शन सी के बारे में, तो HbA HbA मतलब ये अफेक्टेड हैं और ऐसा कोई पेडिग्री तो हमें बता नहीं रहा है कि अफेक्टेड हैं, नॉर्मल है, सॉरी ये तो नॉर्मल है। और ये कह रहा है कि HbA HbS ये कैरियर हैं, तो ये भी करेक्ट हमारा हो सकता नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल बता रहा है, तो इसको कर देंगे हम गलत। ये वाले केस में कह रहा है कि HbA HbS HbA HbS, तो इस दोनों केस में भी हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये कैरियर है, तो ये भी हमारा शायद सही हो सकता है। अब हमें पढ़ना होगा आगे इनके स्टूडेंट इनके F1 जनरेशन के बारे में, दैट इज कि पहले और तीसरे बच्चे की कहानी है। तो जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड मतलब ये फर्स्ट चाइल्ड इसकी बात की जा रही है और तीसरे चाइल्ड की बात की जा रही है। तो पहला बच्चा तो हमें बिल्कुल नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन 3 जो तीसरा बच्चा है ये बिल्कुल अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड के लिए HbS HbS होना कंपलसरी होगा। तो HbS HbS क्या ये कह रहा है, ये ऑप्शन ये तो ऐसे भी गलत है, ये ऐसे भी गलत है। ये HbA HbA कह रहा है मतलब ये नॉर्मल है और ये इसको भी नॉर्मल बता रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाना चाहिए। फिलहाल इसको मैच करते हैं, तो इट मे बी कैरियर, दैट इज वाई यहाँ पे HbA HbS लिखा है और ये तो 100% जो है वो अफेक्टेड है HbS HbS से, तो ये यहाँ पर क्लियर दिख भी रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। पेडिग्री एनालिसिस के मदद से हम किसी भी डिजीज को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर किसी बच्चे में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उनके माँ बाप में कैसी कंडीशंस रही होंगी, या फिर जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है उसमें इस जेनेटिक डिजीज के ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, ये सब कुछ हम समझ सकते हैं। इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन हमसे बोलेगा वही चीज की 4 ऑप्शन 5 क्वेश्चन है, किन्हीं 4 का हमें आंसर देना होगा, लेकिन हम अगेन पांचों के पांचों का आंसर देंगे। पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ हमसे कहता है कि ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। बिल्कुल जीन आई से कंट्रोल किया जाता है। कुछ केस ऐसे हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप ABO जो है इसमें हमें देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप A, हमें देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप B, हमें देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप AB और हमें देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप O। इसकी बात करें तो ये कंडीशंस हमें आगे हम देखते हैं कि जो कंडीशंस में होंगी हम उन्हें डिटेल में समझेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या ये कह रहा है कि IA IB स्मॉल I, since there are the 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. If 2 persons with AB blood group marries and have a sufficient large number of children, their children would be classified as A blood group, AB blood group या फिर B blood group। ये possibilities हैं और इसका 1:2:1 का रेशियो हो जाएगा। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हमें पता चलता है कि बोथ A एंड B टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन AB ब्लड ग्रुप टाइप। तो एक इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने है, एक एक करके हम ऑप्शंस को देखेंगे कि उधर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो दिस वाज समथिंग लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द ABO ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। आ जाते हैं इधर, तो हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स कैन अकर इन ABO ब्लड ग्रुपिंग। फिनोटाइप और जीनोटाइप दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। जीनोटाइप मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर की बातें, फिनोटाइप मतलब बाहर से जो कैसा दिखता है। तो बाहर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं। एक तो है A, एक है B, तीसरा AB एंड चौथा है O। तो हमारे पास है ऑप्शन 6 तो गलत। क्या 2 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं तो गलत। क्या 3 तरीके के हैं तो गलत। क्या 4 तरीके के हैं तो बिल्कुल सही चीज है कि 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है हमारे पास। 4 फिनोटाइप्स हैं हमारे पास, दैट इज A, B, AB एंड O। करेंगे हम क्रॉस चेक तो पता चलता है बिल्कुल 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास।
काफी ज्यादा आसान, काफी ज्यादा आसान। हो सकता है कि हमने इससे भी लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग साइट्स द एग्जांपल्स ऑफ, किस चीज का ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है? तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन का एग्जांपल है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो एक्सेप्शन है दैट इज द कोडोमिनेंस एज वेल एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दो थे। और कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल था दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट बिकॉज कि जब ए और बी दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों अपना असर दिखाते हैं। जितना ए का हक है उतना ही बी का हक है, दोनों मिलकर के अपना असर दिखाते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो ये कहीं से नहीं होगा, कोडोमिनेंस बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सी कहता है मल्टीपल एलेलिज्म, तो बिल्कुल ये मल्टीपल एलेलिज्म का भी एक एग्जांपल है, क्योंकि ए बी ओ यहां पर हमें 3-3 देखने को मिल रहे हैं। तो दैट इज वाई यहां पर ये मल्टीपल एलेलिज्म भी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है बोथ बी एंड सी, तो बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि बी और सी दोनों सही हो जाना चाहिए। एक बार करते हैं क्रॉस चेक, तो पता चलता है बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसी से तीसरे सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल हमारे सामने और कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन ए बी ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। मतलब यहां पर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी ये मौजूद है, और एज अ रिजल्ट जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो ए बी देखने को मिला। जितना असर अपना ए ने दिया उतना ही असर अपना बी ने दिया, दोनों ने मिलकर काम किया एंड कोडोमिनेंस का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल सेट किया। कहता है ग्रुप इंडिविजुअल्स इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, पार्शियल डोमिनेंस तो नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो नहीं, कोडोमिनेंस तो बिल्कुल हाँ, कंप्लीट डोमिनेंस तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारे सामने, क्रॉस चेक सी सही हो जाएगा बिल्कुल हमारा। ये रहा इसका एक और एग्जांपल। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कहता है कि if a man of a blood group marries a woman with AB blood group, तो कहने का मतलब है कि इसका ए ब्लड ग्रुप है एक मैन का। तो अगर हम यहां पर एक मैन के बारे में लिखते हैं तो मैन के ब्लड ग्रुप की कहानी है कि ये ए है। ए ब्लड ग्रुप होने के दो चांसेस हैं हमारे पास, ए ब्लड ग्रुप होने के दो चांसेस है, दैट इज कि आई ए और स्मॉल आई, या फिर हो सकता है कि आई ए और आई ए, ये कहानी है। इसके बाद वुमेन की बात की जा रही है, तो वुमेन की अगर हम बात करें तो वुमेन की कहानी है दैट इज की ए बी की कहानी एक ही पॉसिबिलिटीज है, दैट इज कि इसको ये वाला केस होना पड़ेगा। फिर कहता है कि विच ऑफ द टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट द मैन इज हेटेरोजाइगस, तो 4 ऑप्शन है, इसको देख करके बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो ये बता रहा है कि मैन जो है सो यही होंगे और ये नहीं होंगे। फिलहाल इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन कि हमें बताना है कि विच टाइप ऑफ द प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट द मैन इज हेटेरोजाइगस, तो मैन को हेटेरोजाइगस होना होगा। ये वाला केस हमें बता रहा है कि होमोजाइगस है, ठीक है, और ये बता रहा है कि हेटेरोजाइगस है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, दैट इज ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, बी, ए एंड ए बी। तो ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोजेनी है जो इंडिकेट करता है कि ब्लड ग्रुप जो है यही वाला होगा, ये नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो हमें समझ में आता है कि दिस इज अ स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो हमें समझ में आ जाता है कि बी ब्लड ग्रुप है, तो यहां पर हो सकता है कि कैपिटल बी आई रहा हो या फिर कैपिटल बी रहा हो। इस वाले केस में भी वही चीज है, ये वाला कंडीशन हो सकता है या फिर ये कंडीशन हो सकता है, और इस वाले केस में तो एक यही कंडीशन होगा। और हमें बताना है कि इन 4 में से ऐसे कौन है जो बता रहे हैं कि कंडीशन तो वही होना है। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, एक बार इधर कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो सॉल्व करने अगर हम जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर मदर का अगर ये वाला केस है, ठीक है, और फादर को क्रॉस करवा देते हैं, अगर हम, चूंकि ये वाला केस होना ही नहीं है, ये वाला केस होना है हेटेरोजाइगस का, तो हेटेरोजाइगस को उठाते हैं एंड क्रॉस करवाते हैं इस वाले केस से, ठीक है। अगर ये कंडीशन होता है तो ब्लड ग्रुप हमेशा ए हो जाएगा, आईए और आईए के कारण। ये केस है तो भी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा सर। ये वाला केस है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और ये वाला केस है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, ठीक है।
तो बी ब्लड ग्रुप जो है वो स्मॉल आई के होने से आया है। तो स्मॉल आई अगर मौजूद, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी हो जाता है तो हम समझ में आना चाहिए कि हाँ जरूर कहीं ना कहीं स्मॉल आई मौजूद है, दैट इज वाई यहां पर बी ब्लड ग्रुप है। अगर यहां पे कैपिटल ए मौजूद होता तो फिर ए और बी मिलकर के ए बी ब्लड ग्रुप बना देते, लेकिन यहां पर बी बन रहा है, इसका मतलब जरूर है कि कहीं ना कहीं जो है वो बी डोमिनेंट हो जा रहा है। तो बी डोमिनेंट होगा तो किसके ऊपर होगा? क्या वो कैपिटल ए के साथ डोमिनेंट होगा? तो नहीं, वो किस पे डोमिनेंट हो सकता है? तो स्मॉल आई के ऊपर। तो हमें समझ जाना चाहिए कि बी ब्लड ग्रुप हमें ऐसा कुछ बता सकता है। तो ऑप्शन बी को हम टिक करके एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो बिल्कुल हमें समझ में आता है कि बी ब्लड ग्रुप हमें यह बता रहा है कि जो मेल पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ की। उधर हमसे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है हमसे, एक नजर डालेंगे जरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कुछ कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन टेबल रिगार्डिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लड ग्रुप्स। तो बिल्कुल हम बनाते हैं, जब ए और बी मौजूद है तो हम बिल्कुल कह देंगे कि यहां पर कुछ और नहीं बल्कि ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन पहले वाले में तो ए बी होना पड़ेगा। तो पहले में ये कह रहा है ओ, तो ये कर दो पहले गलत। ये कह रहा है बी, तो इसको करेंगे हम होल्ड। ये भी कह रहा है ए बी, इसको भी करेंगे होल्ड। और ऑप्शन डी को भी कर देंगे हम क्रॉस, खत्म। फिर कहता है बी में, यहां पर अगर बी ब्लड ग्रुप है तो यहां पर ऐसा क्या होगा कि इसको बी होना पड़ेगा। तो बी होने के लिए चांसेस हैं कि अगर यहां पर बी होने के लिए या तो हो जाए आई बी हो जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप बी कंफर्म है कि ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पे अगर हम ये केस लिखते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इसके साथ मिलके ओ बना दे। तो ये वाला कंडीशन ज्यादा परफेक्ट एंड एक्यूरेट है। क्या हम सर्च करें इसको इधर? तो इसको सर्च करते हैं तो ये गलत है, ये दोनों सही था। तो ये बता रहा है कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट और बी हो जाएगा हमारा गलत। लेकिन हम इसको भी सॉल्व करते तो ओ के लिए स्मॉल आई क्या ये हमें बता रहा है? बिल्कुल। इस वाले केस के लिए अगर ब्लड ग्रुप ए आई है, आई ए है, तो यहां पर हो सकता है कि ब्लड ग्रुप यहां पर ये ऐसा ना लिख करके ऐसा नहीं लिखना था, इसको ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए था यहां पे। और यहां पर फिर हम लिख सकते हैं कि आई ए स्मॉल आई या फिर आई ए और आई ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी यहां पर दिया है तो ये वाला ऑप्शन दिया है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। करते हैं एक बार इसको क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक करने से हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये रहा इसके ऐसा क्यों होगा ये चीज हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने, और पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द 5। तो 5 दे रखे हैं, अगेन हमें किन्हीं 4 का जवाब देना है, और इन 4 का जब हम जवाब देना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पांचों के पांचों का जवाब दे देंगे क्योंकि हम तो जिद्दी हैं। कह रहा है कि इन्हें प्लांट स्पेशीज, एक प्लांट स्पेशीज की बात की जा रही है दैट फॉलोज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन के इनहेरिटेंस को ये फॉलो कर रहा है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा, सारी चीजें फॉलो होंगी यहाँ पे। कहता है कि येलो फ्लावर कलर इज डोमिनेंट। तो हम कह देते हैं येलो अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई लिख दो, ठीक है। येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, तो व्हाइट के लिए इधर हम इसके लिए हम स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लिख देते हैं ओवर व्हाइट। एंड राउंड फ्रूट शेप इज डोमिनेंट, तो राउंड डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल आर लिख दो, इसको स्मॉल आर और स्मॉल आर लिख दो। फॉर किसके लिए? तो फॉर इलोंगेटेड, ठीक है। कह रहे हैं कि क्रॉसिंग वाज परफॉर्म बिटवीन 2 प्योर लाइंस, वन हैविंग येलो फ्लावर एंड राउंड फ्रूट, तो येलो फ्लावर राउंड फ्रूट यहां पे हो गया, एंड अनदर विद द व्हाइट फ्लावर एंड इलोंगेटेड फ्रूट, तो ये वाला केस हो गया। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाना है। कंडीशन साफ है और हमें पता चल रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की कहानी है। कह रहा है कि अबाउट 20 प्लांट्स सर्वाइव्ड इन F1 प्रोजेनी, ठीक है। तो ये तो हो गए पेरेंट, ठीक है। इसके बाद बनेगा F1 जनरेशन और इसके बाद बनेगा F2 जनरेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि F1 में कितने प्लांट्स थे? तो F1 में 20 प्लांट्स आए, ठीक है। F1 में 20 प्लांट्स आए। फिर कह रहा है कि प्लांट्स ऑफ F1 वेर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज किया गया। और फिर अबाउट द 960 प्लांट सर्वाइव इन F2, तो इधर 960 प्लांट हमें देखने को मिले,
ठीक है, इधर हमें 960 प्लांट्स देखने को मिले। ठीक है, ये कंडीशन है। अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये कुछ कंडीशंस थी जो हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी प्लांट्स वुड हैव येलो फ्लावर एंड राउंड फ्रूट इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कितने के पास येलो फ्लावर और राउंड फ्रूट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए एक क्रॉस करवाएंगे, दैट इज ये कहानी को हम क्रॉस करवाना चाहते हैं इस वाले कहानी के साथ। तो हमें समझ में आता है कि सर इधर से तो गैमेट आएगा, ये होगा ऐसा, और इधर से जो गैमेट आएगा वो कैसा होगा, तो वो होगा ऐसा। हर बार की कहानी यही है। और इन दोनों को अगर हम क्रॉस करवा देंगे, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो कहानी बनेगी हमारी कुछ ऐसी, कहानी बनेगी हमारी कुछ ऐसी। और ऐसी कहानी हमें बता रही है कि ये कहानी कुछ और नहीं बल्कि ये येलो और R स्टैंड्स फॉर राउंड, तो राउंड येलो राउंड की कहानी है। तो येलो फ्लावर और राउंड फ्रूट कितने होंगे F1 जनरेशन में, और टोटल ऑफ स्प्रिंग इज नंबर 20। तो 20 के 20 यहां पर जो है वो हमें राउंड और येलो राउंड देखने को मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि F1 में जो 20 हैं ये 20 के 20 येलो राउंड शो करेंगे। तो ऑप्शन ए 20 कह रहा है, तो इसको हम टिक करते हैं और एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या हम सही हैं या गलत। तो बिल्कुल यहां पर 20 के 20 येलो राउंड शो करेंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही हैं चीजें? अगर नहीं आ रही हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं से कोई चीजें रटने की नहीं है। केस दिया है, उस केस को हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके ऊपर आंसर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी प्लांट्स वुड हैव येलो फ्लावर एंड राउंड फ्रूट इन। तो येलो फ्लावर की बात है, मतलब येलो फ्लावर हो और राउंड फ्रूट हो F2 जनरेशन में। राउंड फ्रूट कहने का मतलब है कि R की बात की जा रही है, मतलब ऐसा ना लिख करके हम लिख सकते हैं कि येलो प्लस राउंड दोनों की कहानी है। ठीक है, येलो प्लस राउंड होने के कुछ केसेस हैं हमारे पास, दैट इज की और ये किसकी बात हो रही है, तो अब हम F2 में आ चले हैं। तो F2 की अगर हम बात करें तो राउंड येलो हमारे पास, इसके अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो बहुत ज्यादा होगा, 1:2:1 2:4:2:1:1। और वहीं फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो दिस इज 9:3:3:1 ऐसा होता है। इसके बारे में डाइहाइब्रिड क्रॉस की कहानी है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि यहां पर 9:3:3:1 में 9 जो है दिस विल बी द राउंड येलो, मतलब येलो राउंड जो है इसकी संख्या अगर हम 9:3:3:1 पे अगर ला करके देखें तो हमें समझ में आता है ये 9 जो है वो राउंड येलो राउंड होंगे, चूंकि दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट। यहां पर ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, तो 9 तो राउंड येलो ही होना होगा इसको। ठीक है, अब कह रहा है कि 960 प्लांट है, तो हमें बताना है कि F2 जनरेशन में कितने प्लांट हैं जो यहां पर येलो राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो 960 के लिए हम यहां पर लिखते हैं 960 और सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे कि टोटल 9 आउट ऑफ 16 जो है 9 आउट ऑफ 16 इज येलो राउंड। ठीक है, 9 आउट ऑफ 16 इज येलो राउंड और टोटल है हमारे पास 960 प्लांट। तो इसको कर लो फटाफट सॉल्व, अगर मैथ्स आपकी स्ट्रांग है, हमारी तो नहीं है। तो यहां पर हम इसको 8 कर लेते हैं और फिर यहां पर इसको कुछ ऐसा 480 से ये कट जाएगा। इसको अगर क्रॉस करने की कोशिश करें तो ये 4 से कट सकता है और ये कट जाएगा सर 240 से। फिर इसको काटो तो ये कटेगा 2 से और इसको काटो तो कटेगा 120 से। फिर अगर इस 2 को काटोगे 120 से तो कटेगा 60 से। तो एट लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है 60 × 9, तो 9 6 54 और एक आ जाएगा 0। तो 540 कुल ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें येलो राउंड हमें देखने को मिलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन बी कह रहा है, तो ऑप्शन बी को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार करेक्ट क्रॉस चेक, तो बिल्कुल 540 प्लांट जो हैं वो हो जाएंगे यहां पर येलो राउंड। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि तीसरा क्वेश्चन सामने और हमसे क्या पूछ रहा है एक नजर डालते हैं। तो कहता है कि which of the following is correct for the condition where the plant heterozygous for yellow flower and round fruit is back crossed with the double recessive plant। कह रहा है कि condition when the heterozygous for yellow flower,
तो येलो फ्लावर के वो हेट्रोजाइगस होने के लिए ये वाला अगर कंडीशन हम रख दें तो भी प्लांट हमारा जो है वो येलो ही रहेगा। एंड राउंड, राउंड के लिए अगर हम ये वाला कंडीशन रख दें तो भी ये राउंड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल वाई इज डोमिनेंट एंड कैपिटल आर इज डोमिनेंट, येलो इज डोमिनेंट एंड राउंड इज डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंसी का केस है, तो यहां पर ये चीजें क्लियर है। फिर कहता है कि राउंड फ्रूट इज बैक क्रॉस विद अ डबल रेसेसिव पेरेंट, और इसको हम क्रॉस करवाना है किससे, तो डबल रेसेसिव मतलब वाई स्मॉल वाई और इसके साथ करवा दे। क्या हम क्रॉस करवा देते हैं सर? क्रॉस और करवाएंगे कैसे? तो बनाएंगे हम एक प्यारा सा पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि इसके गेमेट्स को बना लिया जाए। तो गेमेट्स अगर बनाने की बात है तो यहां पर अगर ये वाला केस है तो इस वाले केस में जो गेमेट बनेगा, एक तो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बन जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक बन जाएगा सर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और एक बन जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इस वाले केस की बात करें अगर इस वाले केस की अगर हम बात करें स्मॉल वाई स्मॉल आर की, तो हर बार स्मॉल आर ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको सजा देते हैं हम पनेट स्क्वायर पे, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल वाई कैपिटल आर यहां से उठाया, स्मॉल वाई कैपिटल आर यहां से उठाया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर इधर से उठाया, स्मॉल वाई स्मॉल आर इधर से उठाया। इसको यहां से अगर हम सजाने की कोशिश कर दें तो इस तरीके से हम ये और इधर क्या है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स को बनाते हैं। तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसे कुछ हमें देखने को मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिला। अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशियो को लिखने की कोशिश करें तो जीनोटिपिक, अगर हम इसको इरेज करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, या फिर यहां पर हम लिखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। चारों के चारों जीनोटाइप अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं 1:1:1:1:1। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो लिखने की कोशिश करें तो ये दिख रहा है कि येलो राउंड होगा, दैट इज 1:, ये हो जाएगा, ये जो येलो के बाद जो कलर था दैट इज ये अलग है, तो दिस इज ऑल्सो 1। एंड फिर यहां पर अगर हम बात करें तो ये फिर येलो है लेकिन यहाँ पे राउंड नहीं इलोंगेटेड है, तो ये ऑल्सो 1। और फिर यहां पर ये दोनों के दोनों डॉर्फ है, तो ये कंडीशन, दैट इज द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, दोनों हमें 1:1:1:1 देखने को मिला। अब एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो 9:3:3:1 रेशियो ऑफ द फिनोटाइप ओनली, तो फिनोटाइप का ये रेशियो निकल करके आएगा तो नहीं, ऐसा नहीं आएगा। जीनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 क्या ऐसा निकल करके आएगा तो नहीं, ऐसा भी नहीं निकल करके आएगा। 1:1:1:1 रेशियो ऑफ फिनोटिपिक ओनली, फिनोटाइप का ही सिर्फ होगा, तो सिर्फ फिनोटाइप का नहीं, सिर्फ जीनोटाइप का भी होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 1:1:1:1 रेशियो ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो बिल्कुल दोनों में ये कंडीशन है, तो ऑप्शन डी को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करते हैं एक बार क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक में समझ में आता है बिल्कुल हम बिल्कुल सही हैं और हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। इजी टू अंडरस्टैंड, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, जैसा मर्जी वैसा कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इससे रिलेटेड, और चौथा सवाल हमसे क्या कहता है एक नजर डालते हैं। तो कहता है कि व्हेन द प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर येलो फ्लावर एंड राउंड फ्रूट, व्हेन द प्लांट ऑफ द हेट्रोजाइगस है, येलो फ्लावर है और राउंड फ्रूट है। ठीक है, येलो फ्लावर है, येलो फ्लावर के लिए लिख दो ये, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, होमो नहीं है हेट्रो है, तो लिखना होगा हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड राउंड फ्रूट के लिए हम लिखना होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, आर सेल्फ क्रॉस, तो इसको करवाना है हमें सेल्फ क्रॉस्ड, तो ठीक है भाई सेल्फ क्रॉस्ड आपकी बात मान लेते हैं और करवा लेते हैं। देन द प्लांट विथ येलो फ्लावर एंड इलोंगेटेड फ्रूट, येलो फ्लावर लाना है, मतलब येलो फ्लावर के लिए हमें कैपिटल वाई की सख्त जरूरत होगी, और इलोंगेटेड फ्रूट के लिए हमें जरूरत होगी कि हम स्मॉल आर की कहानी को हम लेकर के आए। ठीक है, फ्रूट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप, तो कैसे को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक केस आ सकता है कि या तो हम कैपिटल वाई और स्मॉल आर ऐसा लिख दें, तो ये काम हम कर सकते हैं।
ठीक है। या फिर हम कुछ ऐसा लिख दें कि, या फिर अगर हम कैपिटल वाई और स्मॉल आर अगर ऐसा लिख दें तो भी ये पॉसिबिलिटीज है कि ये कैपिटल वाई के कारण ये येलो फ्लावर तो हो जाएगा और स्मॉल वाई के कारण इलोंगेटेड। सेम यहां पर ये कहानी, इसके कारण येलो और इसके कारण इलोंगेटेड। तो ये दो जीनोटाइप्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, जो ये ऑफस्प्रिंग जिसके डिमांड की जा रही है वो कैसे होंगे, तो येलो फ्लावर और इलोंगेटेड फ्रूट। एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को देखिए तो ये ऑप्शन कहता है येलो राउंड, कैपिटल आर के कारण हो जाएगा ये राउंड। राउंड तो इसको कर दो गलत, क्योंकि राउंड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इलोंगेटेड। कैपिटल वाई और स्मॉल आर तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई आने के कारण ये येलो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस वाले केस की बात करें तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर भी आ गया, तो कैपिटल आर आने से ये हो गया सर कैसा, तो ये राउंड, तो ये गलत। चौथा ऑप्शन कहता है कि कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आगे हमसे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो आगे हमारे पास आ चुका है कि आगे अब इधर कुछ ऐसा है, तो इसको करना होगा इरेज कर लेते हैं। चीजों को तो हम समझ ही चुके हैं। कहता है कि द गिवन पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो बिल्कुल ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की कहानी है। यहां से काम करो, ऐसे एक मार्किंग कर लो, दैट इज दिस एंड दिस इज दिस। एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की कहानी है। फिर कहता है वेयर द येलो फ्लावर एंड राउंड फ्रूट कंडीशन इज डोमिनेंट एंड ओवर वाइट। तो ये वाली कहानी है, ठीक है, समझ गए। क्या कह रहा है कि येलो फ्लावर डोमिनेंट है और राउंड फ्रूट डोमिनेंट है, मतलब येलो एंड राउंड, तो वाई डोमिनेंट है ऐसा। और कह रहा है कि फिर यहां पर ये वाला जो कंडीशन है दिस इज रिसेसिव, मान लिया आपकी बात को, ठीक है, रेसेसिव वाइट एंड द इलोंगेटेड फ्रूट कंडीशन। अब हमें बताना है कि प्लांट सी विल प्रोड्यूस फ्रूट विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू फ्रूट प्रोड्यूस बाय द प्लांट। अब पूछ रहा है कि जो सी है वो किसके तरह दिखेगा, सी इज आइडेंटिकल टू विच अदर ऑफस्प्रिंग। तो सी की अगर हम बात करें तो सी के बारे में अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये यहां से उठाएगा कैपिटल वाई और यहां से भी उठाएगा कैपिटल वाई, यहां से उठाएगा कैपिटल आर और यहां से उठाएगा स्मॉल आर, ठीक है, ये चीज ये उठा लेगा। अब एक एक करके देखते हैं क्या टाइप एच। तो एच की बात अगर हम करें तो एच की बात अगर हम करते हैं तो एच कहां गया, एच यहां पे है। एच की बात करें तो यहां से दोनों जगह स्मॉल वाई है, तो यहां से स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या इसके तरीके है, तो एच गलत हो जाएगा, तो एच को कर देंगे हम क्रॉस। फिर आ जाते हैं हम किसके तरफ, एच के बाद क्या है, तो ई, एच के बाद ये गलत हो जाएगा, ई की कहानी है। ई के बारे में देखें जरा, ई के बारे में देखते हैं। तो यहां से ई जो है, ई यहां से उठा लेगा, कहां गया ई, तो यहां से उठा लेगा कैपिटल वाई, लेकिन यहां से इसको मिलेगा स्मॉल वाई, फिर इसको यहां से मिल जाएगा कैपिटल आर और यहां से मिल जाएगा कैपिटल आर। तो ये क्या इसके जैसा दिख रहा है, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ई जो है टाइप ई, ये भी गलत हो जाएगा। ई के बाद कहता है के के बारे में देखो, तो के के बारे में देखते हैं, कहां गया के, ये भी गलत हो गया। और इसके बाद के कहां है, तो ये रहा के की बात करें तो के की बात करें तो कैपिटल वाई है, तो लिख देंगे कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तो ये ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर वाई तो मैच कर गया, लेकिन एक आर के कारण वो डिफरेंट हो गया, तो टाइप ई जो है ये गलत हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास आई, तो आई कहां गया सर, ये भी गलत हो जाएगा। आई की बारी आती है, तो आई एक तरफ से उठाएगा कैपिटल वाई और इधर से भी उठाएगा वो कैपिटल वाई। इसकी बात करें तो एक तरफ से उठा लेगा कैपिटल आर और एक तरफ से उठा लेगा ये स्मॉल आर, तो ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप जो है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है। और क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था कि सी जो है वो किसके तरीके का जीनोटाइप शो कर रहा है। तो इस हिसाब से इस चार्ट के अकॉर्डिंग और इसके स्टडी के अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है कि सी जो है वो आई से मैच कर रहा है।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार करते हैं इसको क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक में समझ में आता है बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर ये रहे हम आगे। तो इस तरीके से किया हमने इस बेहतरीन चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सारे पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मैप, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड। इस तरीके से हमने इस अपने बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट द मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहां पर हमने आपके लिए हजारों वीडियोस बनाए हैं जिनको देख करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको यहां पर वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या फिर विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहां आकर के आपको अपने क्लास को चुनना है, अपने सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुनना है और फिर अपने लेक्चर्स को सेलेक्ट करके एंजॉय करना है वीडियोस को और सीखना है बहुत कुछ, ताकि लाइफ में बहुत अच्छा हम कर सकें। तो इसी अच्छे बात के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।